नमस्कार। आज की चर्चा का विषय है आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री जी की रचना मेघगीत। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री हिंदी साहित्य के एक बहुआयामी साहित्यकार हैं। ऋषि तुल्य इस साहित्यकार की काव्य रचनाएं हिंदी साहित्य के परिदृश्य पर इतनी छाई हुई हैं कि उनके जीवन काल में ही कवि दिवस के रूप में उनका जन्मदिन मनाया जाने लगा था। उनके गीत हमें प्रेरणा और संबल प्रदान करते हैं। शास्त्री जी गीत नहीं गीता के समान लिखते हैं। उनके शब्द मंत्र के समान लगते हैं। 5 फरवरी 1916 को गया बिहार में उनका जन्म हुआ था और उनका निधन 95 वर्ष की अवस्था में 7 अप्रैल को मुजफ्फरपुर में हुआ था। उन्होंने अपने लंबे जीवन काल में हिंदी साहित्य की कई पीढ़ियों को देखा। कई आंदोलनों के वे दृष्टा रहे। किसी भी आंदोलन से हालांकि वे जुड़े नहीं। हर आंदोलन को वह सिर्फ तटस्थता से देखते रहे। छायावाद के बाद के काल के वे विख्यात कवि थे। उत्तर प्रदेश सरकार से उन्हें भारत भारती सम्मान मिला था। उन्होंने 2 बार भारत सरकार के पद्मश्री सम्मान को अस्वीकार किया था। शास्त्री जी का काव्य संसार जो है बहुत विविध है और व्यापक है। शुरुआत में उन्होंने संस्कृत में कविताएं लिखी। उनका संस्कृत काव्य संग्रह काकली नाम से प्रकाशित हुआ था। काकली को पढ़कर महाकवि निराला ने उनकी गीतात्मकता से प्रभावित होकर कहा था कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। निराला जी की प्रेरणा बने जानकी वल्लभ शास्त्री निराला की ही ऊंचाई को स्पर्श करते हैं। निराला जी और शास्त्री जी की कविताएं हमें बेहद प्रेरणा प्रदान करती हैं। जानकी वल्लभ शास्त्री गीत, गज़ल, कविताएं लिखने के लिए हिंदी साहित्य में जाने जाते हैं। उनकी प्रसिद्ध गीत नाट्य जो हैं वह पाषाणी, तमसा और इरावती, इन सब में उन्होंने अपने व्यक्तित्व को और काव्य को एक नई ऊंचाई दिखलाई। उपन्यास भी उन्होंने लिखे, कहानियाँ भी लिखी, ललित निबंध भी लिखे, संस्मरण भी लिखे, व्यंग्य कथाएँ भी लिखी। लेकिन उनका सर्वोत्तम रूप जो हम देखते हैं वह गीतों और गज़लों में देखते हैं। अवंतिका उनका सर्वश्रेष्ठ गीत संग्रह है। वह गीत गाते भी थे और जब विह्वल होकर गाते थे तो श्रोता उनके साथ ही भावुक हो जाते थे। उन्होंने अपना लेखन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समय से आरंभ किया था और उनकी कविताओं में स्वतंत्रता की ललक हम देख सकते हैं। सारे देश को जगाने का जैसे वह काम कर रहे हों। जागो निंद्रा तंत्र के कर विके हुए बेमोल, यह कविता हम आज भी याद करते हैं। मत डरो किसी से और ना कभी डराओ, सिर झुकाकर उन्नत हृदय बनाओ। आचार्य शास्त्री की कविताएं भारत के सनातन मूल्यों को स्थापित करती हैं। वे अंधविश्वासों के अंधकार को चीरने का काम करती हैं, आस्था और विश्वास जगाती हैं और साथ ही उनकी गीतों में जो लयात्मकता है वह भी हमें ज़िंदगी से जोड़ती है। उनके कुछ गीत इस बात में अनोखे हैं कि वे गीत धर्म का निर्वाह करते हुए और गीत की कोमलता को साधते हुए अपने समय का व्यंग्य बहुत ही सहज ढंग से अभिव्यक्त करते हैं। शास्त्री जी ने समय की पीड़ा को समझा, नारी की दुर्दशा पर भी लिखा, प्रकृति के शोषण पर भी लिखा, धरती के विखंडन पर भी लिखा और उन्होंने अपनी गीतों से मूल्य चेतना जगाई। व्यंग्य और कटाक्ष भी उन्होंने पुरजोर तरीके से किया और परंपराओं का सम्मान भी उनके काव्य में हम देखते हैं। मेघगीत कविता जानकी वल्लभ शास्त्री की एक सुप्रसिद्ध कविता है। यह कविता आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री द्वारा रचित है। इस कविता में दुखी और तप्त धरती की पीड़ा मिटाने हेतु मेघ के बरसने का आह्वान किया गया है। इस कविता में शुरू से अंत तक व्यंग्यात्मक पद से बादल का व्यक्तित्व कई जगह अनियोक्तिपरक दिखाई देता है। जानकी वल्लभ शास्त्री इस कविता में कहते हैं, भीषण गर्मी पड़ रही है,
सूर्य की किरणें तप्त हो उठी हैं, जिसके फलस्वरूप सभी फल, फूल, गुल्म मुरझाकर काले पड़ गए हैं और हम मनुष्यों की भी यही दशा है। स्त्री पुरुष सभी के कंठ सूख गए हैं, उनके हृदय व्याकुल हो गए हैं, स्वर कातर हो उठे हैं। इस विषम परिस्थिति में बादल यदि मेघ शावक और गज सी क्रीड़ा करता हो तो उसका यह कार्य धरती पर रहने वाले प्राणियों को नहीं सुहाता है। अतः ऐसी परिस्थिति में उसे बस बरस जाना चाहिए। व्यर्थ शून्य में गर्जना करने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला। गर्मी के कारण आज ऊंचे ऊंचे ताड़ों पर सिर्फ सूखे पत्ते लहरा रहे हैं। उनकी डालियां चील गिद्ध मंडराते नज़र आते हैं और उनकी डालियों पर कहीं भी हरियाली नहीं है। ऐसा महसूस होता है मानो ऊपर ही ऊपर कोई सरसता को पीता चला जा रहा है और धरती पर किसी को सरसता नहीं मिल पा रही है। बादल को सागर पर उमड़ने घुमड़ने से नहीं कोई लाभ मिलने वाला। यहाँ जीवनदायक जल की आवश्यकता है, वहीं उसे बरसना भी चाहिए। कवि यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि भीषण गर्मी पड़ रही है, यह बादल धरती वालों से हटकर आकाश को क्यों सुशोभित कर रहे हैं। जिस प्रकार जनता से हटकर गगनचुंबी मंच पर नेतागण आसीन हो जाते हैं, उसी तरह बादल भी नेताजी की प्रचलित परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। कवि यहाँ कहते हैं कि मेघों का आह्वान कर रहा हूँ मैं, आज के समाज की आलोचना कर रहा हूँ मैं कहना चाहता हूँ कि हे मेघ, नेताओं की तरह मत बनो। धरती मेघ को अपने पास बुला रही है, उसके सुख से वह सुखी होना चाहती है, वह चाहती है कि मेघ बरसे। जानकी वल्लभ शास्त्री मेघ का आह्वान करते हुए कहते हैं कि बादल को प्रत्येक खेत को अपने जल से भर देना चाहिए। अब समय बीत रहा है, बीतता चला जा रहा है, जो लौट कर आने वाला नहीं है। अतः बादलों को उचित समय पर आराम से बरसना चाहिए, वसुंधरा पर फूल खिला देना चाहिए, हरी भरी वसुंधरा बना देना चाहिए। यह तभी संभव है जब बादल आकर इस धरती को सिंचित कर दें। उन सांवले सलोने बादलों को तो अभी प्रिय बनकर 7 समुद्रों को तैरकर पार करते हुए लुक छिपकर इस धरती पर आ जाना चाहिए। आशावादी भावनाओं से ओतप्रोत होकर जानकी वल्लभ शास्त्री ने वर्णन किया है कि देखो वह बादल कब इस संतप्त वसुंधरा को अपने जल से आप्लावित करेगा, कब वह फिर से इसको वृंदावन की तरह हरा भरा करेगा और उसके आगमन से धरती के अंग अंग कब खिल उठेंगे, यह देखना बाकी है। कोने कोने में मधुर शब्दों का गुंजार कब होगा, जब होगा वह मेघ कब आएंगे, कब बरसेंगे। इस कविता में कवि ने बादल के क्रांतिकारी व्यक्तित्व का आख्यान किया है। बादल धरती के तल को छूने वाले हैं और तभी उसके धरती के विदीर्ण हृदय को जोड़ सकेंगे। धरती जुड़ेगी तब मानव भी जुड़ेगा। आज जीवन में दोहरा ताप हम झेल रहे हैं, वह प्रकृति जितना हमारी है उतनी ही संपूर्ण पृथ्वी की है। यह मनुष्य निर्मित है, सामाजिक है और आर्थिक है कि हम प्रकृति का अपमान करते रहे हैं, लेकिन इस वैषम्य को समाप्त करना होगा, बादल को बरसना होगा, पीड़ा से मुक्ति देना होगा। कवि कहते हैं कि बादल का दायित्व बनता है कि वह धरती को संतृप्त करे, संतुष्ट करे। अतः यह कविता प्रकृति परक होती हुई भी सामाजिक है, राजनीतिक है और इस चेतना से संपृक्त है कि हमें सबका कल्याण करना चाहिए, चाहे वह कोई भी हो। वह बादल से यह प्रार्थना करते हैं कि धरती पर रहम करे, इंसानों पर रहम करे, संपूर्ण प्रकृति पर रहम करे और बरस जाए। धन्यवाद।